नमस्कार। आज हम भारतीय शासन व्यवस्था के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पद राज्यपाल यानी गवर्नर की भूमिका को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा पद है जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। राज्यपाल की असली भूमिका आखिर है क्या? क्या वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख है या फिर केंद्र सरकार के एक एजेंट? ये एक ऐसा तनाव है जो इस पद के चारों ओर हमेशा बना रहता है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम राज्यपाल की नियुक्ति की पहेली से शुरू करेंगे, फिर उनकी शक्तियों को देखेंगे, खास तौर पर उनकी वीटो और विवेकाधीन शक्ति को। इसके बाद हम इस पद से जुड़े सबसे बड़े विवाद पर नजर डालेंगे और आखिर में सुधार के क्या रास्ते हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता? उन्हें नियुक्त क्यों किया जाता है? देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के सामने दो रास्ते थे। एक था अमेरिकी मॉडल, जहां गवर्नर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरा था कनाडाई मॉडल, जहां केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करती है। भारत ने कनाडा का मॉडल चुना, पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे की सोच बहुत साफ थी। पहली बात, देश की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र की जरूरत समझी गई। दूसरा, अगर गवर्नर भी चुनाव लड़कर आते तो वो मुख्यमंत्री के बराबर एक और पावर सेंटर बन सकते थे, जिससे टकराव बढ़ता। तीसरा, एक चुना हुआ व्यक्ति जाहिर है किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता, जिससे पद की निष्पक्षता पर सवाल उठते। और हाँ, एक औपचारिक पद के लिए चुनाव के भारी खर्च से बचने का भी एक कारण था। तो कौन बन सकता है गवर्नर? इसके लिए योग्यताएं बहुत सीधी सादी हैं। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र कम से कम 35 साल हो। साथ ही कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता और कोई दूसरा सरकारी पद भी नहीं संभाल सकता। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पद को इतना ताकतवर बनाता है, यानी राज्यपाल की शक्तियां। इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांट लेते हैं। मोटे तौर पर देखें तो गवर्नर की शक्तियां 4 तरह की होती हैं: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति के पास मिलिट्री और डिप्लोमेटिक शक्तियां भी होती हैं, जो गवर्नर के पास नहीं होती, क्योंकि ये विषय पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। कार्यकारी शक्तियों में सबसे अहम है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करना, और राज्य सरकार के सभी काम औपचारिक रूप से गवर्नर के नाम पर ही किए जाते हैं। वहीं विधायी शक्तियों के तहत वो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं या उसे भंग भी कर सकते हैं, और जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो आर्टिकल 213 के तहत उनके पास अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की भी एक बड़ी शक्ति होती है, जो बिल्कुल कानून की तरह ही काम करता है। अब हम गवर्नर की भूमिका के उन पहलुओं पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर और हाँ, अक्सर सबसे ज्यादा विवादास्पद भी होते हैं। ये हैं उनकी वीटो और विवेकाधीन शक्तियां। वैसे तो गवर्नर की कई शक्तियां राष्ट्रपति जैसी ही हैं, लेकिन जब बात किसी की सजा माफ करने या किसी बिल पर सहमति देने की आती है तो यहाँ कुछ बहुत जरूरी फर्क हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सजा माफ करने की शक्ति में 3 बड़े अंतर हैं। पहला, गवर्नर सिर्फ राज्य के कानूनों के तहत मिली सजा माफ कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति केंद्रीय कानूनों के मामले में ऐसा करते हैं। दूसरा, मिलिट्री कोड की सजा सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। और सबसे अहम, मौत की सजा को पूरी तरह माफ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। गवर्नर इसे बस कुछ समय के लिए टाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। जब कोई बिल विधानसभा से पास होकर गवर्नर के पास आता है तो उनके पास कुछ रास्ते होते हैं। वो उस पर हाँ कह सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या उससे वापस विधानसभा को सोचने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन उनके पास एक चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प भी है। वो उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं, और ये शक्ति उन्हें एक बहुत ही अनोखी स्थिति में ला खड़ा करती है। तो ये विवेकाधीन शक्ति है क्या चीज़? देखिए, आर्टिकल 163 के तहत ये गवर्नर को कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने विवेक से यानी अपनी समझ से फैसला लेने का अधिकार देती है, और यहीं से गवर्नर की भूमिका अक्सर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ जाती है। और अब आते हैं उस एक लाइन पर जो गवर्नर के पद से जुड़े सबसे बड़े विवाद की जड़ है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
संविधान का आर्टिकल 156 कहता है कि गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद्य पर्यंत पद पर बने रहेंगे। अब सुनने में तो ये राष्ट्रपति का जिक्र है, पर असल में इसका मतलब होता है केंद्र सरकार की मर्जी। और इसी एक लाइन से सारे राजनीतिक और कानूनी सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार जब चाहे बिना कोई कारण बताए किसी गवर्नर को हटा सकती है? क्या ये पावर अनलिमिटेड है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी फैसला दिया है। 2010 के बीपी सिंगल बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रपति का प्रसाद मनमाना नहीं हो सकता। किसी गवर्नर को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उनकी सोच केंद्र सरकार से अलग है। उन्हें हटाने के लिए एक ठोस और वाजिब कारण होना जरूरी है। इस फैसले ने इस शक्ति पर एक बहुत बड़ी लगाम लगाई। गवर्नर के पद से जुड़े इन विवादों को देखते हुए समय समय पर सुधार के कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें सबसे अहम है सरकारिया कमीशन की सिफारिशें। सरकारिया कमीशन ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए थे, जैसे कि गवर्नर उसी राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो रही है, वो हाल फिलहाल में एक्टिव पॉलिटिक्स में न रहा हो, और सबसे जरूरी, उसकी नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा जरूर किया जाना चाहिए। इन सब का मकसद पद की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखना था। वैसे तो कहने को गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर ये फिक्स नहीं है। जैसा हमने देखा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करता है, जिसकी व्याख्या अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। इसका मतलब है कि उन्हें 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है या किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर का पद एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाला काम है। ये हमारे फेडरल सिस्टम की एक बहुत ही अनोखी पहचान है। ये संतुलन ही राज्यपाल की भूमिका का सार है। एक तरफ वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, जिन्हें चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर काम करना है, और दूसरी तरफ वो केंद्र और राज्य के बीच एक अहम कड़ी हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का शासन संविधान के हिसाब से चले। इन दोनों भूमिकाओं के बीच तालमेल बिठाना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि एक नियुक्त किया गया अधिकारी एक चुनी हुई सरकार की ज़रूरतों को सबसे बेहतर तरीके से कैसे पूरा कर सकता है। ये वो सवाल है जो हमारे संवैधानिक ढांचे के दिल में है और जिस पर लगातार सोचने की ज़रूरत है।